ये क्या देवर जी, आपने खाने की थाली को नीचे क्यों फेंका? ये खाना है? ये इंसानों को खाने के लायक का खाना नहीं है। इसे जानवर खाते हैं, जानवर। इस खाने को ले जाकर जानवर को दे दो। ये कैसा खाना बनाया है तुमने भाभी आज? ये क्या बोल रहे हैं देवर जी आप? इतना अच्छा खाना बना है, आप तो हद ही पार करते जा रहे हैं। इस तरह अन्न महाराज की थाली को नीचे फेंकना बहुत गलत बात होती है। एक तो चोरी की चोरी, ऊपर से सीना चोरी कर रही हो। ये जानवरों के खाने के लायक का खाना बना है इस घर में। जब मैंने आज तुमसे बोला था कि आज मटर पनीर बनेगा और राजमा चावल बनेगा, तो तुमने क्यों नहीं बनाया? ये सूखी सिंपल सब्जी बनाकर क्यों रख दिया मेरे लिए? देवर जी, वैसे ही मेरी कल से तबीयत खराब लग रही है। आपको पता है मेरी कमर में कितनी तकलीफ है, मैं उठ बैठ तक नहीं सक रही हूँ। उसके बाद भी मैंने खाना बनाया, घर का सारा काम किया है। उसके बाद आप मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। आपको कोई अधिकार नहीं है मुझसे इस तरह से बात करने का। अच्छा, अब तुम सिखाओगी मुझे कि मुझे किससे किस तरह से बात करनी चाहिए? तुम होती कौन हो मुझसे इस तरह से बात करने वाली? अरे 6 महीने साल भर ही हुआ है तुम्हें यहाँ पर आए, और तुम मुझे यहाँ पर ज्ञान दे रही हो। एक बात याद रखो, ये घर मेरा और मेरी माँ का है। इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगा, मैं बोलूँगा। बस इसी बात का तो आप फायदा उठा रहे हैं कि मम्मी जी ने आपको सर पर चढ़ा रखा है ना, इसलिए आप इतना बोलते हैं। वरना कोई और माँ होती ना तो 2 तमाचा खींच कर मारती इस तरह अपनी भाभी के साथ बदतमीजी करने पर। अपनी कैची जैसी जुबान ना बंद रखो, वरना ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए तुम्हारे ऊपर और लोग बोले कि देवर ने भाभी पर हाथ उठा दिया। क्या हुआ बेटा, तू क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहा है? क्या बात है? माँ, ये बड़े भैया के लिए कैसी गवार बहू लेकर आई हो तुम अपने इस घर में? अरे इससे अच्छी तो हमारी वो काम वाली बाई थी जिसे हमने इनके आने से पहले छोड़ा दिया है। अरे बेटा, क्या हुआ? क्यों इतना नाराज हो रहा है? फिर इसने कुछ किया है क्या? क्या किया है तूने? बता, तेरे कारण फिर मेरे बेटे का दिमाग खराब हो गया है। कुछ ना कुछ तो किया होगा तूने, जब तो मेरा बेटा इतना नाराज हो रहा है। मम्मी जी, कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। रात भर इतनी कमर में दर्द रहा कि मेरे उठने बैठने में तक बहुत तकलीफ हो रही है। सुबह मैंने जैसे तैसे घर का खाना बनाया, सारा काम किया और जाकर सोई ही थी कि देवर जी ने वहां से आवाज लगा दी कि भाभी आकर थाली परसो। जब मैंने खाना लाकर दिया तो खाने की थाली देखकर ही थाली को नीचे पटक दिया। क्यों बेटा, क्या ये सच बोल रही है? तूने खाने की थाली को नीचे पटका है? हाँ माँ, पटका है। इसलिए पटका है क्योंकि ये खाना जो बना है ये जानवरों के खाने का लायक का खाना है, इंसानों के लायक का नहीं है। जब मैंने रात को भाभी से बोल दिया था कि घर में राजमा चावल और मटर पनीर बनेगा, तो ये सादी सिंपल थाली लाकर मेरे सामने क्यों रखी उसने? मेरे बेटे ने जब तुझसे बोला था कि वो अपने पसंद की सब्जी खाना चाहता है, तो तूने क्यों नहीं बनाया आखिर सब्जी? बता मुझे। बताया तो मम्मी जी, मेरी कमर में बहुत दर्द था इसलिए मैंने नहीं बनाया। ये सब काम न करने के बहाने हैं, ये बात अच्छे से जानती हूँ मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ तुझ जैसी लड़कियों को। एक बात याद रखना, यदि तूने मेरे बेटे की एक भी फरमाइश पूरी नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाकर सबसे पहले मेरे बेटे के लिए राजमा और मटर पनीर बना, उसके बाद दूसरा काम करेगी तू। रहने दो माँ, मुझे नहीं खाना है इनके हाथ का राजमा मटर पनीर। मैं बाहर जाकर ही खाना खाकर आता हूँ। अरे बेटा, बाहर क्यों जा रहा है? अभी बनवाती हूँ मैं इसके हाथ तेरे लिए खाना, तो यही रह घर में। माँ, अब तो इनके हाथ का एक निवाला भी मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगा। ले, पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। मेरा बेटा भूखा प्यासा इस घर से निकल गया, तुझे शर्म नहीं आई? यदि मेरे बेटे के लिए उसके पसंद का खाना बना ही देती तो क्या चला जाता भला तेरा? राजू, राजू बेटा रुक रुक, राजू बेटा मेरी बात तो सुन। हे भगवान, कहाँ आकर फंस गई मैं। कैसे घर में ब्याह कर दिया मेरा पापा आपने। कैसे कैसे इन लोगों के साथ जीवन भर रहूंगी मैं, कैसे अपने रिश्ते निभाऊंगी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो तो अच्छा है कि मेरे पति अच्छे हैं, वरना ना जाने क्या होगा। महारानी, आज तेरे कारण मेरा बेटा भूखा चला गया है इस घर से, और तू खाना खा रही है? बेशरम, तुझे शर्म नहीं आई जरा भी? मम्मी जी, दोपहर के 2 बज गए हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना खा लेने दीजिए। तेरे कारण आज मेरा बेटा भूखा गया है और तू क्या सोच रही है मैं तुझे यहाँ चैन से खाना खाने दूंगी? बिल्कुल नहीं। अब तो बहुत हुआ, सूरज जी को फोन लगा कर ही रहूंगी मैं। हेलो सूरज जी। क्या बात है पायल, तुमने आज ऑफिस में फोन किया? सूरज जी, बस आप जल्दी से जल्दी घर आ जाइए। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। इस घर में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है एक एक मिनट रहना। क्या बात है पायल, बताओ मुझे क्या हुआ है? क्या फिर से माँ ने या राजू ने तुम्हें कुछ बोला है? आप घर आ जाइए, फिर घर आकर सारी बातें करते हैं। ठीक है, मैं घर आता हूँ, फिर बात करते हैं हम लोग। हाँ बोलो पायल, क्या बात है? क्यों रो रही हो तुम इतना? क्या बात हो गई है आखिर घर में? सूरज जी, आपको पता है कल से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और रात से मेरी कमर में कितना ज्यादा दर्द है आपको अच्छे से पता है। मैं रात भर नहीं सोई हूँ, फिर भी मैं सुबह उठकर सारा काम की हूँ। कमर दर्द के मारे खड़े होते भी नहीं बन रहा था मुझसे। जल्दबाजी में जो बना मैंने बना दिया। अब देवर जी ने रात को मुझे बताया था कि मटर पनीर और राजमा चावल बनाना, मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा टाइम ही लगता है इन सब चीज़ों में, इसलिए मैंने सादा खाना बना दिया, दाल चावल सब्जी रोटी। उसको देखकर देवर जी ने बहुत झगड़ा किया मुझसे। पहले तो मैं सो रही थी, मुझे उठाया, बोला कि भाभी खाना दो। मैंने खाना दिया,
जब उन्होंने थाली देखी तो थाली को पटक दिया, सारा खाना फर्श पर गिर गया। जब मैंने देवर जी को इस बात के लिए बोला कि आपने खाना क्यों फेंका, ये अनाज का अपमान है, तो उन्होंने मुझे इतना कुछ सुनाया कि मैं आपको बता नहीं सकती। और तो और उन्होंने मुझसे बोला कि ऐसा ना हो कि मेरा हाथ आपके ऊपर उड़ जाए। क्या उसने ऐसा बोला? उसकी इतनी हिम्मत? सूरज जी, आपके जाते ही सारा दिन मैं कैसे कैसे रहती हूँ इन दोनों के साथ में, मैं आपको बता नहीं सकती। मम्मी जी इतना कुछ सुनाती हैं मुझे खाली इसलिए कि मैं अपने साथ दहेज लेकर नहीं आई हूँ। और अब तो देवर जी भी मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, किसी भी मौके में मुझे सुनाने से पीछे नहीं हटते हैं। आने तो आज उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा वो इस तरह की हरकत करना भूल जाएगा। तो उसकी सेहत सिर्फ और सिर्फ माँ ने बढ़ाई है। माँ के लाड़ प्यार का नतीजा है कि वो आज इतना बिगड़ गया है। बार बार माँ से बोलता था मैं कि माँ इसे इतना लाड़ प्यार मत करो, इसकी इतनी हर फरमाइश पूरी मत करो, लेकिन नहीं, माँ को तो इतना प्यार था अपने छोटे बेटे से कि पूछो ही मत। उसका ही नतीजा है कि वो आज रिश्तों को तक भूल गया है कि किस रिश्ते के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सूरज जी बहुत हुआ, अब मैं इन लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल पानी सर के ऊपर जा चुका है मेरा। आप सुबह होते ही घर से चले जाते हैं और रात को 8 बजे आते हैं। अब इस बीच मेरे साथ क्या होता है आपको क्या पता सूरज जी। कहाँ है वो नालायक? आने दो उसे। मैं आज उसकी टांगे ना तोड़ दिया तो मेरा भी नाम सूरज नहीं। राजू खड़ा हो। क्या है? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। वैसे ही आपकी बीवी ने मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिया है, अब आप भी आकर मेरा दिमाग मत खाओ। मैंने कहा तू उठता है या नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उठ, खड़ा हो पहले। हाँ सुनाइए, क्या बात है? क्यों मुझे डिस्टर्ब करने चले आए? आपको देखा नहीं गया क्या मैं शांति से सो रहा हूँ? बदतमीज नालायक, अपनी हरकतें सुधार ली, वरना ऐसा ना हो किसी दिन की तरह मार मार कर हाथ पैर तोड़ दूँ मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से इस तरह बात करने की? अरे भूल गया है वो तेरी भाभी है, तू उसे हाथ उठाने की बात कर रहा है? अच्छा तो तेरी बीवी ने तुझे फोन करके आग लगा ही दिया, तभी मैं कहूँ तू आज ऑफिस से जल्दी कैसे आ गया? माँ, अपने इस नालायक बेटे को समझाने के बजाय आप मुझे ही भला बुरा सुना रही हैं, पायल को ही भला बुरा बोल रही हैं। आज आपके बेटे ने हद पार कर दी है। हम लोगों से तेरा पहले का रिश्ता है क्या उस लड़की से है जो तू आज उस लड़की का पक्ष ले रहा है? उसकी बातों में आकर तू अपने भाई और अपनी माँ को भला बुरा सुना रहा है? हाँ माँ, देख लो आपके बेटे को किस तरह अपनी बीवी के पल्लू से बंधा है और वो हमें भला बुरा सुना रहा है आकर। बदतमीज, हिसाब से बात कर जरा, वरना क्या करोगे? बोलो, बताओ। मारोगे मुझे? मारो मुझे। सूरज जी आप वहाँ से दूर हट जाइए, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये आप पर भी हाथ उठा सकते हैं। आप हट जाइए सूरज जी। माँ, आपने इस नालायक के कारण मेरी पत्नी पर हाथ उठाया, अपनी बहू पर हाथ उठाया। अपनी पत्नी को इतना सर पर मत चढ़ा कि एक दिन तुझे भी पछताना पड़े। बता देती हूँ मैं, तेरी पत्नी जिस तरह से हम लोगों के साथ व्यवहार कर रही है ना, उसके बाद तो इसका मार खाना जायज है। आज तो मैंने इसे एक ही झापड़ मारा है, यदि इसने ऐसा ही किया तो आगे मैं इसे घसीट कर बाल पकड़ कर मारूंगी, समझ जाना तू। इसलिए अपनी पत्नी को चुपचाप समझा दे कि मैं जैसा बोलती हूँ वैसा ही करे और मेरा बेटा जैसा बोलता है वैसा ही करे। यदि उसे इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं, मेरी पत्नी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। आप समझ जाइए एक बात, आप जिस तरह से मेरी पत्नी के साथ व्यवहार कर रही हैं ना, ये सरासर गलत है। भैया, अपनी पत्नी को इतना भी ज्यादा सर पर मत चढ़ाइए कि एक दिन आपको पछताना पड़े। देखना, मेरी शादी होगी ना तो अपनी पत्नी को पैर की जूती के समान रखूंगा मैं। अरे बेवकूफ, औरत पैर की जूती नहीं सर का ताज होती है। इस चीज को यदि तू समझ जाएगा ना तो इंसान बन जाएगा, वरना तेरा जीवन ना नरक से बदतर हो जाएगा, देख लेना तू। और तू क्या सोच रहा है, जितना मेरी पत्नी बर्दाश्त कर रही है उतना तेरी पत्नी भी करेगी? नहीं, तू देख लेना, तुझे सबक वही सिखाएगी। बस तेरी शादी तो होने दे। और खबरदार, जो आइंदा से मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी से पेश आया तो वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू कौन है और आप कौन हो। आखिरी गलती है माँ आपकी, आज आखिरी बार आपने मेरी पत्नी के ऊपर हाथ उठाया है, ये समझ लीजिएगा। मैंने उससे शादी की है, उसके हर सुख दुख में साथ निभाना मेरा काम है। पायल, चलो यहाँ से। देखा ना माँ आपने किस तरह से भैया हमें कितना कुछ सुनाकर चले गए उस गैर औरत के लिए। अरे बेटा तू फिक्र क्यों करता है, मैं हूँ ना, मैं सारी अकल ठिकाने लगा दूंगी, उसकी भी और उसकी भी, दोनों की ही। मेरे होते हुए तू जरा भी चिंता मत कर, जरा भी फिक्र मत कर। पायल, आज जो कुछ भी हुआ है उसे देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मेरे सामने ये लोग तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं तो ना जाने मेरे पीठ पीछे क्या करते हैं होंगे। पायल, अब हम इन लोगों के साथ एक मिनट भी नहीं रह सकते। चलो अपना सामान पैक करो, हम लोग कहीं भी किराए के मकान में जाकर रह लेंगे, लेकिन मैं तुमको इन लोगों के बीच में नहीं छोड़ सकता, वरना दिन भर जब मैं ऑफिस में रहूंगा तो मुझे तुम्हारी ही चिंता फिक्र रहेगी। सूरज, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करिए। और देखिए सूरज, अभी हमारी शादी को हुआ ही कितना समय है, यदि हम अभी घर छोड़कर जाते हैं, अभी मम्मी जी और देवर जी को छोड़कर जाते हैं तो लोग हमें ही नाम रखेंगे।
लोग तो मुझे ही उल्टा सीधा बोलेंगे, इसलिए थोड़े दिन रुक जाइए, अभी हम सब कुछ ठीक कर देंगे, आप चिंता मत करिए। देखो तुम्हारी मर्जी, बाकी मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है तुम्हें इन लोगों के बीच में छोड़ने का। आप चिंता मत करिए, जाइए मुंह हाथ धुल लीजिए, मैंने खाना बना लिया है, चलकर खाना खा लीजिए आप। ठीक है, मैं मुँह हाथ धुलकर फ्रेश होकर आता हूँ। ये लीजिए मम्मी जी, नाश्ता कर लीजिए। लगता है रात के झापड़ ने तुम्हारी सारी अकल ठिकाने ला दी। याद रखना, मेरी बातों का कभी उल्लंघन मत करना, मैं जैसा बोलूंगी वैसा ही करना। जी मम्मी जी, ठीक है। और हाँ, दोबारा मेरे बेटे के कान भरने की कोशिश भी मत करना, आज तुम्हारे कारण मेरा बेटा मुझसे अलग होने की बात कर रहा है। जी मम्मी जी, चलो अब यहाँ से जाओ, निकलो, और जो कल राजू ने बोला था सब्जी बनाने के लिए, वो सब्जी आज बना देना। ठीक है मम्मी जी। इसकी अकल तो मैं ही ठिकाने लगाऊंगी, इसे ऐसे ही समझ में आएगा। किसका फोन आ रहा है? हाँ शांता दीदी, बोलिए क्या बात है? रमा, तुम्हारे छोटे बेटे राजू के लिए एक बहुत बड़े घर के लड़की का रिश्ता आया है। लड़की पढ़ी लिखी सभ्य संस्कारी लड़की है, तुम कहो तो मैं उन्हें कल ही लेकर आ जाऊं तुम्हारे घर पे। अरे हाँ हाँ शांता दीदी, इसमें पूछने वाली बात थोड़ी ना है, अब तो बस कल मेहमानों को लेकर आ जाओ। हम तो कह रहे हैं कल तो बात पक्की ही कर दो। हाँ शांता, पहले तुम लोग लड़की तो देख लो, लड़की तो बड़ी सुंदर है, वैसे तुम लोग ना भी देखोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आज के जमाने में लड़का लड़की एक दूसरे को देख ले, अच्छे से जान परख ले, तभी रिश्ता होता है। हाँ हाँ जीजी, आप तो लड़की को भी लेकर आ जाओ, लड़की भी अपना ससुराल देख लेगी। जीजी, लड़की के माता पिता से दान दहेज की बात पहले ही कर लेना। एक बहू तो अपने साथ कुछ नहीं लाई, कम से कम दूसरी बहू अपने साथ अच्छा खासा दहेज ला ले तो अच्छा होगा। हाँ रमा, हम पहले ही बात कर चुके हैं, लड़की वाले बहुत दान दहेज देंगे, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी देंगे। अरे जी, तो फिर हमारी तरफ से रिश्ता पक्का ही समझो। ठीक है रमा, तो हम कल लड़की वालों को लेकर आते हैं, अगले ही दिन लड़की वाले रमा जी के घर में आ जाते हैं राजू के लिए रिश्ता लेकर। उन लोगों को सब कुछ पसंद आ जाता है और राजू और उनकी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। 2 महीनों के अंदर ही राजू और रुचि की शादी हो जाती है। रुचि अपने साथ अच्छा खासा दान दहेज और पैसे, गाड़ी वगैरह सब कुछ लेकर आती है, इसलिए रमा जी अपनी छोटी बहू से बहुत खुश रहती हैं और बड़ी बहू को उसके सामने नीचे दिखाते ही रहती हैं। ये बात छोटी बहू को अच्छी नहीं लगती थी। ये लीजिए मम्मी जी, आपका चाय नाश्ता। अरे दीदी, आपने तकलीफ क्यों की? अब आप आराम करिए, मैं हूँ ना, मैं बना कर दूंगी सबको चाय नाश्ता। कोई बात नहीं रुचि, अभी तुम नई हो, अभी तुम थोड़े दिन आराम करो, मैं बनाती हूँ सबके लिए चाय नाश्ता। चलो, तुम्हारे लिए भी मैंने चाय नाश्ता बना दिया है, तुम भी चलकर चाय नाश्ता कर लो। चलकर कर लो, चलकर कर लो कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? यहाँ लेकर आओ मेरी छोटी बहू के लिए नाश्ता, यहाँ करेगी मेरी बहू नाश्ता, जाओ जाकर लेकर आओ। हाँ मम्मी जी, जा रही हूँ मैं। नहीं दीदी, आप मेरे लिए नाश्ता क्यों लेकर आएंगी? मैं खुद जाऊंगी, मैं अपने लिए और आपके लिए दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। आप यहाँ बैठिए, आराम करिए, आपने इतने सालों तक घर संभाला है, अब मुझे घर संभालने का मौका दीजिए। आप बैठिए। छोटी बहू, तुमसे हमने बोला ना तुम यहाँ आओ, यहाँ आकर बैठो, बड़ी बहू खुद ही कर लेगी। रुचि, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। छोटी बहू, तुम्हें इस घर में काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बड़ी बहू है ना, वो सारे घर का काम संभाल लेगी, तुम बस आराम करो इस घर में। घर के काम की जिम्मेदारी उसकी है, घर के खाने पीने की जिम्मेदारी उसकी है, तुम ज्यादा चिंता मत किया करो, तुम तो बस ऑर्डर लगाया करो उसे कि तुम्हें क्या खाना है आज। मम्मी जी, ये गलत बात है, दीदी इस घर की बड़ी बहू है, मैं इस घर की छोटी बहू हूँ, मैं तो ऐसा कभी नहीं कर सकती, माफ करना मुझे। क्यों क्यों नहीं कर सकती? क्या हमारी बात नहीं मानोगी तुम? हम तुम्हारी सास हैं, हमारी बात मानना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम इतना दान दहेज, इतना पैसा, गाड़ी सब कुछ लेकर आई हो अपने साथ, इसलिए तुम्हारा हक है इस घर में बैठकर खाने का। मम्मी जी, दान दहेज लेकर आई हूँ इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं घर में बैठे बैठे खाऊंगी, ऊपर से अपने से बड़े लोगों को परेशान करूंगी, मुझसे ना हो पाएगा मम्मी जी, और मुझे उल्टी सीधी शिक्षा देने की जरूरत नहीं है आपको। अरे बेटा, हम तुम्हें कहाँ उल्टी सीधी शिक्षा दे रहे हैं, हम तो बस तुम्हें समझा रहे हैं। मम्मी जी, ऐसा समझाना नहीं होता है, घर के बड़ों को ये सब चीजें शोभा नहीं देती हैं। एक तरफ बड़ी बहू को नीचे गिरा रही हैं आप, और छोटी बहू को सर पर बिठा रही हैं। ना ही मैंने अपने घर में ऐसा देखा है, और ना ही मैं करूंगी, और ना ही मेरे ऐसे संस्कार हैं। कोई इंसान सीधा है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसका सर पर भी बैठकर उसके सर पर तांडव करोगे। रुकिए दीदी, मैं आ रही हूँ, मैं भी आपकी किचन में हेल्प करवाती हूँ। इसने तो आते से ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए, हम तो इसके भले के बारे में बोल रहे थे, इसे हमारी बात गलत क्यों लग रही है? खैर जाने दो, हमें इससे क्या करना है, हमें तो बस मोटी रकम और दान दहेज से मतलब था, सो हमें मिल गया है। अब ये काम करे या ना करे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें इससे अपनी बनाए रखनी है। भाभी, मेरे लिए 1 गिलास बादाम शेक बना कर लाओ। दीदी, मम्मी जी आपसे इतने गलत तरीके से बात करती हैं, आप उनकी बातों का जवाब क्यों नहीं देती हैं उन्हें? रुचि, उनकी तो आदत ही है, अब उनकी बातों का कौन बुरा माने भला। तुम चाय पियो, चाय ठंडी हो रही है। वाह भाभी, आप यहाँ बैठकर आराम से चाय पी रही हैं, और मैं कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, कब से अपना गला फाड़ रहा हूँ कि मुझे 1 गिलास बादाम शेक बना कर दो। आपके कान फूट गए हैं क्या?
ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का आपका? आपकी भाभी है, माँ समान है, इस तरह से बात की जाती है क्या उनसे? आपको बादाम शेक पीना है तो आप यहाँ आकर मुझसे भी तो बोल सकते हैं ना। वो आपकी नौकरानी थोड़ी ना है जो आप उनसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। क्या आपकी माँ ने आपको जरा भी मैनर्स नहीं सिखाए हैं? चुप करो तुम। तुम्हें क्या समझ में आता है? क्या पता है तुम्हें इस घर के नियम के बारे में? अभी तुम्हें आए हुए इस घर में कितने दिन हुआ है? क्यों क्यों चुप हूँ? मैंने गलत ही क्या बोला है? सच बोल रही हूँ मैं। जो बात सच है वो सच है। एक बात याद रखो रुचि, इस घर में वही होता है जो मैं और मेरी माँ चाहती हैं। इस घर में दूसरे किसी व्यक्ति का नियम नहीं चलता है, दूसरे किसी व्यक्ति के कानून नहीं चलते हैं। और हाँ, आज के बाद मेरी किसी भी बात को काटने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं जिससे जो चाहूँ वो बोल सकता हूँ और इस घर के लोग मेरी बात को सुनते भी हैं। तुम्हें वो बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक नहीं 1000 बार बोलूंगी। जहाँ आप गलत होंगे, आपकी मम्मी जी गलत होंगी, वहाँ एक नहीं 1000 बार बोलूंगी। मैं गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। दीदी, क्या इस घर के लोग आपसे इसी तरह से बात करते हैं? आप इन लोगों को जवाब क्यों नहीं देती हैं? आपने अपनी यही इमेज बनाकर रखी है क्या इस घर में? रुचि, तुम्हें क्या लगता है क्या मैंने अपने लिए आवाज नहीं उठाई होगी? मैंने उठाई थी, लेकिन मुझे मार पीट कर चुप करा दिया गया। मैं क्या करूँ रुचि, मैं कुछ कर भी नहीं पाई। घर में शांति बनी रहे इसलिए मैं चुपचाप सारी बातों को सह लेती हूँ, रोकर सारी चीजों को सह लेती हूँ। क्या भैया ने भी कुछ नहीं कहा? वो आपके प्रति ऐसी बातें क्यों बर्दाश्त कर लेते हैं? रुचि, उन्होंने भी इन सब चीजों का विरोध किया था, लेकिन वो बोलते हैं कि इस घर से चलो, लेकिन मैं इस घर से नहीं जाना चाहती हूँ। लोग मुझे ही नाम रखेंगे। दीदी, ये तो गलत बात है। जब ये आज आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो कल मेरे साथ और क्या ना करेंगे। देखना दीदी, मैं बहुत जल्द इन दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि भूल कर भी आपके साथ भी नहीं और मेरे साथ भी ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। लौकी की सब्जी? लौकी की सब्जी कौन खाता है भला? क्या हुआ? ये लौकी की सब्जी नहीं खाता मैं। भाभी को अच्छे से पता है कि मुझे लौकी की सब्जी पसंद नहीं है। बुलाओ कहाँ है वो? क्या हुआ देवर जी, आपने मुझे आवाज लगाया? तुम्हें पता है ना कि मैं लौकी की सब्जी नहीं खाता हूँ, फिर भी तुमने मेरे लिए लौकी की सब्जी बनाकर रखा है। ये क्या किया आपने? आपको जरा भी अंदाजा है? इस तरह की हरकत करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? तू मुझे सिखाएगी? कल की आई हुई लड़की मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? एक बात कान खोल कर सुन ले, इस घर में तुझे रहना है तो अपनी आंखों को बंद करके और कानों को बंद करके रहना पड़ेगा। अच्छा, मुझे तुमने अपनी भाभी समझ कर रखा है क्या? एक बात याद रखो, इस घर में जो भी गलत होगा उसके सख्त खिलाफ हूँ मैं, और मैं उसके खिलाफ खड़ी ही रहूंगी। तुम्हें इस तरह की हरकत करते हुए शर्म करनी चाहिए थोड़ी सी। वो तुम्हारी भाभी है, भाभी के साथ इस तरह की हरकत कर रहे हो, अपनी भाभी पर हाथ उठा रहे हो, उनके ऊपर खाने की थाली फेंक रहे हो, वो भी इसलिए कि उन्होंने तुम्हारे लिए लौकी की सब्जी बनाई है। इंसान हो या जानवर हो, उनके सीधेपन का इतना भी फायदा मत उठाओ कि तुम्हें भगवान भी माफ न कर सके। मेरे बाल छोड़ो, वरना तुम्हारी वो हाल करवाऊंगी कि भूल जाओगे कि तुम कौन हो। बाल छोड़ो मैंने कहा, वरना। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे इस तरह से बात करेगी? इस तरह से बात करेगी तू मुझसे? बदतमीज आदमी, जरा भी तमीज नहीं है तुझे। ठहर जा, तुझे तो मैं तमीज सिखाती हूँ ढंग से। तूने मुझे चांटा मारा? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे चांटा मारा? अभी तो सिर्फ चांटा मारा है, यदि अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना तो सीधे जेल की हवा खिलाऊंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? तो होती कौन है मेरे बेटे पर हाथ उठाने वाली? अच्छा, और जो आपका बेटा कर रहा है वो सही कर रहा है, अपनी भाभी के ऊपर खाने की थाली फेंक रहा है, वो अच्छा कर रहा है। आप माँ हो, उसे सही शिक्षा देने के बजाय आप उसका सह बढ़ा रही हो। मेरा बेटा जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। और तू भी कान खोल कर सुन ले, यदि तूने दोबारा ऐसा किया ना तो तेरी टांगें तोड़ दूंगी मैं। खबरदार मम्मी जी, ऐसा करना तो दूर की बात है, सोचना भी मत। यदि आपने धोखे से सोच भी लिया तो समझ जाना आप। एक बात याद रखना, आप मुझे जिठानी जी समझने की भूल मत करना, वरना आपको और आपके इस नालायक बेटे को दोनों को जेल की हवा खिला दूंगी मैं। बदतमीज औरत, आप लोगों ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। अब आपको बताना पड़ेगा कि मैं कितनी बदतमीज हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब। रुचि तुरंत ही इंस्पेक्टर को फोन लगा देती है और अपने घर का एड्रेस देकर इंस्पेक्टर को बुला लेती है। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस घर की छोटी बहू रुचि हूँ, मैंने ही आपको फोन किया था। ये मेरी सास है और ये मेरा पति है। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों इस घर की बड़ी बहू को मारते पीटते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं। जब मैंने इस बात का उल्लंघन किया तो आज इन लोगों ने मेरे ऊपर भी हाथ उठाया है। इन दोनों को ले जाइए इंस्पेक्टर साहब और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, तभी इन लोगों की अकल ठिकाने आएगी। अरे बेटा, मैं तुम्हारी सास हूँ और ये तुम्हारा पति है। अपनी सास और पति को जेल पहुँचाकर तुम्हें चैन मिलेगा? कैसी बहू हो तुम? तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है बेटा, हम लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप लोग कैसे हैं। इतने दिन से आई हूँ, सब देख रही हूँ मैं कि आप लोग बड़ी दीदी के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। अरे वो आपकी बड़ी बहू है, कोई इस घर की नौकरानी नहीं है। शर्म नहीं आती उसके साथ इस तरह का हरकत करते हुए? तुम मेरी पत्नी हो, तुम अपने पति को जेल भेज रही हो। ठहर जाओ, अभी तुम्हारे पापा को फोन लगाकर बताता हूँ मैं सारी बातें। मेरे पापा ने मुझे सिखाया है, अत्याचार करने वाले से बड़ा अत्याचार सहने वाला होता है, इसलिए मैं बिल्कुल भी अत्याचार नहीं सहूंगी, ना ही किसी के ऊपर होने दूंगी। इतने सालों से बेचारी को परेशान कर रहे हो। बेटा समझाओ इसे, देखो हमें जेल भेज रही है। तुम बताओ इंस्पेक्टर साहब को, हम तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं करते, बताओ तुम।
एक बात तो सच है माँ, शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। जब से आप लोग मेरी बीवी पर अत्याचार कर रहे हैं उस दिन से मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन आप लोग समझने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने तो कितनी बार इस घर से निकलने की कोशिश की है, लेकिन ये सिर्फ आपकी बहू है, मेरी पत्नी, जो यहाँ मुझे रोक रोक कर रख रही थी, यह कहकर कि लोग क्या बोलेंगे, लोग तो हमें ही नाम रखेंगे। अरे बेटा, कैसा बेटा है तू भी अपनी माँ को जेल पहुंचाने के लिए तुला हुआ है। अरे बेटा, कम से कम मुझ बूढ़ी पर थोड़ा तो तरस खा। माँ, आपने अपनी इतनी भोली भाली, इतनी अच्छी बहू की कदर नहीं की, तो मैं आप पर तरस क्यों खाऊं भला। जैसी करनी वैसी भरनी, सही किया है रुचि बहू ने जो भी किया है। तो कम से कम आज रुचि के कारण ही सही मेरी पत्नी को न्याय तो मिलेगा। पायल ने क्या कुछ नहीं सहा है इस घर में, सिर्फ इस परिवार को एक करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने, आप दोनों ने मिलकर उस पर कितना अत्याचार किया है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए आप इन दोनों को और ले जाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा पारिवारिक मामला है, हम इसे बैठकर सुलझा लेंगे, आप लोग प्लीज जाइए। दीदी दीदी, आप बोल रही हैं? हाँ रुचि, देख रुचि, जो भी इन लोगों ने किया इसके लिए भगवान इनको सजा अवश्य देंगे, लेकिन जो तुम कर रही हो वो गलत है। अपनी सास और अपने पति को इस तरह जेल भेजना गलत बात है, लोग क्या बोलेंगे। अरे दीदी, आप लोगों की परवाह क्यों कर रही हैं? देख रुचि, मम्मी जी और देवर जी अपनी गलती की माफी मांग रहे हैं, एक मौका इन्हें देना ही चाहिए। यदि दोबारा इन लोगों से ऐसी गलती होगी तो मैं तुझे किसी भी निर्णय पर पहुंचने से कभी नहीं रोकूंगी। रुचि, मेरी खातिर एक बार इन लोगों को माफ कर दे। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर का कोई भी सदस्य जेल जाए। तू ये भी तो सोच, लोग क्या बोलेंगे कि कल की आई बहू ने अपने पति और अपनी सास को जेल भेज दिया। इनको अपनी गलती का एहसास है, हर इंसान को एक मौका जरूर देना चाहिए। ठीक है दीदी, यदि आप बोल रही हैं तो सिर्फ आपके खातिर मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ, दोबारा यदि इन दोनों ने इस तरह की हरकत की तो मैं इन दोनों को बख्शने वाली नहीं हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरे कारण आपको तकलीफ हुई, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मेरे कारण आपका समय खराब हुआ इंस्पेक्टर साहब, इसके लिए भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, आप चले जाइए। ठीक है मैडम, यदि दोबारा इस तरह की कोई भी हरकत होती है तो आप हमें तुरंत ही फोन करके इत्तला कर सकती हैं। बेटा, हमें माफ कर दे, हमने तुझे क्या समझा था और तू क्या निकली। आज तेरे कारण हम लोग जेल जाने से बच गए। भाभी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं आपसे नजरें मिलाने के लायक नहीं रहा, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। आपने मुझे जेल जाने से बचा लिया, मैं कितना गलत था, आपको कितना कुछ सुनाया, कितना कुछ आपके साथ किया, और आज आपने मुझे एक झटके में माफ कर दिया। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ भाभी, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। हाँ बहू, मैं भी अपने किए पर बहुत पछता रही हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटा, आइंदा से हम लोगों की तरफ से तुम्हें या छोटी बहू को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, ये वादा करते हैं हम। ठीक है मम्मी जी, सुबह का भूला हुआ यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, हम फिर से एक खुशहाल परिवार की तरह रहेंगे। हाँ बेटा, ये वादा है मेरा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको प्यारी सी कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।